जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्लास 9th में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, ध्वनि चैप्टर, फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है आपका। और इस ध्वनि चैप्टर के में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम चैप्टर का नेम लिखेंगे, ध्वनि या साउंड। और इस ध्वनि चैप्टर में आपको सर्वप्रथम जो आवृत्ति के परिसर के आधार पर तरंगे जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो हम कहेंगे आवृत्ति के परिसर के आधार पर तरंगों के प्रकार। देखिए, जिस ध्वनि की या तरंग की आवृत्ति अधिकतम होगी वह तरंगे जो होती हैं वो हमें थोड़ा कम सुनाई देती हैं, और जिसकी बहुत कम होती हैं वह भी हमें सुनाई दे देती हैं, वह भी हमारे कानों के लिए संवेदनशील नहीं होती हैं। तो इस प्रकार उन तरंगों की आवृत्ति परिसर क्या होता है, जो तरंगे हमको सुनाई देती हैं, उस आवृत्ति परिसर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उस आवृत्ति के परिसर के आधार पर तरंगों के प्रकार। तो आवृत्ति के परिसर के आधार पर तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट तरंग का नाम लिखेंगे, हम फर्स्ट तरंग का नाम लिखेंगे श्रव्य तरंगे। तो आवृत्ति के परिसर के आधार पर पहली तरंग है श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो हमारे कानों के द्वारा सुनी जा सकती हैं। जिन तरंगों को हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं वे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और उनका आवृत्ति परिसर जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। ठीक है, यही हम लिखेंगे। वे सभी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, उसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बता सकते हैं कौन सी तरंगे श्रव्य तरंगे होती हैं। जैसे ढोल, तबला, गिटार, वायलिन आदि के द्वारा उत्पन्न तरंगे। ये सभी तरंगे हमारे कानों के द्वारा आसानी से सुनी जा सकती हैं, जिनका आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। तो ये सभी तरंगे आपकी श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड अपश्रव्य तरंगे। देखिए, अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे सभी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे भी हमको जो है हमारे कानों के द्वारा सुनाई नहीं देती हैं। ठीक है, हमारे कान इनके लिए संवेदनशील नहीं होते, इन तरंगों के लिए संवेदनशील नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे वे सभी तरंगे
जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे हमें हमारे कानों द्वारा सुनाई नहीं देती हैं, सुनाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। ठीक है, इन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो वे सभी तरंगे जिनका आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे हमें हमारे कानों द्वारा सुनाई नहीं देती हैं, इन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उन्हें अस्फरत तरंगे कहते हैं। ठीक 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 ठीक, ये लिखाया गया है, इसको मत लिखिएगा। ठीक है, उन्हें अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, हमारे कानों द्वारा सुनाई नहीं देती हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे आप कह सकते हैं भूकंप के समय पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न तरंगे। भूकंप के समय पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न तरंगे। तो भूकंप के समय पृथ्वी से जो उत्पन्न तरंगे होंगी, ठीक है, उत्पन्न तरंगे, ठीक है, तो भूकंप के समय पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न जो तरंगे होंगी, पृथ्वी के कंपन द्वारा उत्पन्न जो तरंगे होंगी, लिख सकते हैं पृथ्वी के कंपन द्वारा। यहां हम लिख सकते हैं कंपन द्वारा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कंपन द्वारा उत्पन्न तरंगे, तो अपश्रव्य तरंगे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम बताएंगे। तीसरे प्रकार की तरंगे जो होती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे। देखिए, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं आप जान लीजिए। वे तरंगे जिनका आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो लिखेंगे आप, वे सभी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये तरंगे गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज
के क्रिस्टलों के कंपनों द्वारा उत्पन्न करते हैं, द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्राश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगों के बारे में बताया। ठीक है, तो आवृत्ति के परिसर के आधार पर तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार के बारे में बताया और कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आपको बताएंगे हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर क्या होता है, चलिए। देखिए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। देखिए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, तो आप एक तरफ लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? वे सभी तरंगे जो किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो उस तरंगों के माध्यम के कण उस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऐसी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम में तरंग संचरित करने पर उस माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। तो इसे हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट हम अनुदैर्घ्य तरंग में लिखेंगे, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार से जो तरंगे, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के द्वारा हम बताएं, ये आपकी ये है, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, ये इस प्रकार से तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, ये तरंग संचरण की दिशा है, ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, ये तरंग संचरण की दिशा है। और माध्यम के कण जो होते हैं वो ऐसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर कंपन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से माध्यम के कण जो होते हैं वो उस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, लंबवत कंपन करते हैं। तो ये इस प्रकार की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और यहां क्या होता है, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा। और इसमें कण भी क्या करते हैं, इधर उधर उसी तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो इस प्रकार की ये तरंगे क्या कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। इसमें स्थितियां होती हैं, ये स्थिति कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है संपीड़न, इस स्थिति को संपीड़न कहते हैं। और ये जो स्थिति होती है इसको कहते हैं विरलन, इसको विरलन कहते हैं, इसको विरलन कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी ये ऊपर वाली कंडीशन होती है इसे श्रृंग कंडीशन कहते हैं, इसे श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाली जो कंडीशन होती है इसे गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगों में एक स्थिति श्रृंग होती है, ठीक है, और एक गर्त स्थिति होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग में एक स्थिति संपीड़न होती है जिसमें कण जो होते हैं काफी नजदीक निकट होते हैं, सन्निकट होते हैं, और विरलन स्थिति में दूर दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हम लिखेंगे। चलिए हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इन तरंगों में श्रृंग तथा गर्त स्थिति पाई जाती है, स्थिति पाई जाती है। यहां इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन स्थिति पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से तरंगों में संपीड़न तथा विरलन स्थिति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एक श्रृंग तथा एक गर्त स्थिति द्वारा कण का स्थिति में कण का एक कंपन पूरा होता है, एक कंपन पूरा होता है। थर्ड, एक संपीड़न तथा एक विरलन द्वारा एक कंपन पूरा होता है, कंपन
पूरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक श्रृंग और एक गर्त स्थिति के द्वारा कण का एक कंपन पूरा होता है और एक संपीड़न तथा एक विरलन द्वारा कण का एक कंपन पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तरंगे तनी हुई डोरियों से उत्पन्न की जाती हैं ये तरंगे स्प्रिंग को खींचने से उत्पन्न की जाती हैं। अब इसके पश्चात 5th पॉइंट हम बताएंगे, इसको मिटा देते हैं। ये तरंगे केवल ठोस तथा द्रवों की सतह से उत्पन्न की जा सकती हैं, सतह से उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से उत्पन्न की जा सकती हैं, तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो इस प्रकार से हमने आपको अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में बताया। अब हम तरंगों में जो कण होते हैं और कण जो होता है वो एक सरल आवर्त गति करता है और उस सरल आवर्त गति से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में बता दें हम आपको। ठीक है, जल्दी से चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये कण का विस्थापन होता है, ये कण है और ये कण का विस्थापन है जिसे आयाम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयाम, इसे आयाम कहते हैं। और ये आपकी स्थिति क्या कहलाती है, श्रृंग कहलाती है, ये श्रृंग है और इसे कहते हैं गर्त, इसे गर्त कहते हैं। और एक श्रृंग, यहाँ से एक श्रृंग स्टार्ट होता है और यहाँ एक गर्त आपका, ये आपका एक गर्त यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से, तो ये आपका कहलाएगा, ये एक श्रृंग और एक गर्त कंपटीशन, एक दोलन या एक कंपन कहलाएगा, एक कंपन। ठीक है, ये आपका एक कंपन पूरा होगा। ठीक है, और एक कंपन पूरा होगा। तो इस प्रकार से
देखिए, हम इससे रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा हम बताएंगे किसकी? आयाम की। सबसे पहले हम आयाम की परिभाषा बताएंगे। तो देखिए, तो किसी भी माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो कण जो होते हैं वो एक मध्य स्थिति से ऊपर नीचे जो है कंपन करते हैं, ऊपर नीचे जो है आवर्त गति करते हैं। तो उस आवर्त गति के दौरान जो परिभाषाएं होती हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले कण आयाम एक परिभाषा है, ठीक है, कण का आयाम। तो आयाम किसे कहते हैं? किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर कणों द्वारा अपनी माध्य स्थिति से एक निश्चित दिशा में जितना अधिकतम विस्थापित होता है, कण जितना अधिक विस्थापित होता है वह कण का आयाम कहलाता है। वह कण का क्या कहलाता है? आयाम। तो हम ये लिखेंगे, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर कणों द्वारा अपनी माध्य स्थिति से एक निश्चित दिशा में जितना अधिकतम विस्थापन होता है, अधिकतम विस्थापित होता है उसे कण का आयाम कहते हैं। उसे कण का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो कण के आयाम को क्या किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल ए से, ठीक है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट, अब दूसरा हम बताएंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल के बारे में बताएंगे। आवर्तकाल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? जब कणों द्वारा एक श्रृंग और एक गर्त कंडीशन पूरी की जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह है एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर एक अपना पूरा चक्कर, पूरा दोलन कंप्लीट करेगा। तो उस दोलन पूरा करने में जितना समय लिया जाएगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। तो हम लिखेंगे किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा कुल समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो किसी माध्यम में जब तरंग संचरित होगी तो उस माध्यम के कणों के द्वारा अपना एक दोलन पूरा करने में जितना समय लिया जाएगा वह समय उसका आवर्तकाल कहलाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक सेकंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका मात्रक सेकंड होता है।
होता है। ये आवर्तकाल है। थर्ड हम लिखेंगे आवर्तकाल के बाद आवृत्ति। आवृत्ति, देखिए आवृत्ति क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर उस माध्यम के कणों के द्वारा 1 सेकंड में जितना दोलन पूरा किया जाएगा वह उस तरंग की आवृत्ति कहलाएगी। तो हम लिखेंगे किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम के कणों द्वारा 1 सेकंड में जितने दोलन किए जाते हैं उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। फोर्थ, आवृत्ति के बाद तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? ये आपका क्या कहलाएगा? एक दोलन या एक कंपन कहलाएगा। एक दोलन या कंपन कहलाएगा और इसमें लिया गया समय टी या आवर्तकाल कहलाएगा। तो एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? ठीक है, आवर्तकाल कहलाएगा या टी कहलाएगा। ठीक है, अब एक दोलन पूरा करने में जो तरंग के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे लैम्डा से। तो एक कंपन या आप कह लीजिए एक दोलन पूरा करने में जो तरंग के द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, तरंग के द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा, वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। चलिए लिखेंगे हम। माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन पूरा करने में तय किया गया विस्थापन या दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक
मीटर होता है, मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो ये हमने तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया। इसके पश्चात हम बताएंगे आपको तरंग वेग के बारे में। तो देखिए तरंग वेग यही हम बता देते हैं। तरंग वेग, तरंग वेग क्या है वैसे ही समझा दे रहे हैं आपको। तरंग वेग क्या है? तो किसी माध्यम में जब तरंग संचरित होती है तो उन तरंगों के द्वारा जब एक सेकंड में जितनी तय की गई दूरी होती है, ठीक है, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर उस तरंग के द्वारा एक सेकंड में जितनी दूरी तय की जाएगी वह उस तरंग की तरंग वेग कहलाएगी। वह क्या कहलाएगा? उस तरंग का तरंग वेग कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? तरंग वेग कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको जो तरंग होती हैं और उनमें जो माध्यम के कण होते हैं, जब वो कण आवर्त गति करते हैं तो उससे संबंधित जो परिभाषाएं थी उसके बारे में बताया, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसके बारे में बताया गया और मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है।